नमस्कार, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। विनर चॉइस ग्रुप से आलोक श्रीवास्तव। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और आपसे यही निवेदन कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ज़िंदगी फिर से पटरी पे आएगी, ज़िंदगी फिर से शुरू होगी। आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक शेर के साथ शुरू करेंगे। आपको बाद में समझ में आ जाएगा कि ये शेर मैंने क्यों पढ़ा। एहसान नहीं ज़िंदगी तेरा मुझ पर, एहसान नहीं ज़िंदगी तेरा मुझ पर, मैंने हर सांस की यहाँ कीमत दी है। ये शेर भी आज के इस माहौल पे अगर सही बैठता तो ठीक रहता कि सांस की कीमत देने पे हमें सांस मिल जाती है। एक वाकया, एक शिक्षक चुनाव ड्यूटी करता है और ड्यूटी करके घर आता है, कोविड पॉजिटिव हो जाता है। उसका बेटा ड्राइवर को लेकर के, रायबरेली में उसे ऑक्सीजन नहीं मिली, लखनऊ की तरफ भागता है। 14 साल का बेटा ड्राइवर माँ भी कोविड पॉजिटिव और घर पे क्वारंटाइन। अब चूंकि उसके पे फास्टैग नहीं लगा था, वो टोल पे पहुंचता है। सरकारी नियमों के अनुसार उसे एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। पापा की पर्स से पैसा निकाल करके वो टोल को चुकाता है, नियमों का पालन करता है। गाड़ी आगे बढ़ती है। 4-5 किलोमीटर दूर पहुंचने के बाद उस पिता की सांसें थम जाती हैं। कहानी यहीं ख़त्म नहीं। गाड़ी फिर वापस होती है, रायबरेली की तरफ बढ़ती है। फिर टोल आता है, उसको फिर पापा का पर्स निकाल करके टोल में पैसा देना पड़ता है। एक पार्थिव शरीर को ले जा रहा बच्चा। हमने अंतिम सांसों तक और सांसों से लड़ने के बाद जब हार गए, मरने के बाद भी सरकारी नियमों का पालन किया, देश के नियमों का पालन किया। लेकिन एक अदद सांस, एक अदद ऑक्सीजन अगर मुझे नसीब नहीं हो रही तो मेरी इसमें क्या गलती? यह मैं मान सकता हूँ, ये महामारी है, मैं मान सकता हूँ कि आपदा है। लेकिन इस देश का एक मध्यम वर्गीय परिवार, अगर बच्चा पेट में रहता है और माँ दवा खाती है बेटे के लिए भी, तो उस बेटे को पेट के अंदर रहने के बावजूद भी जीएसटी और टैक्स देना पड़ता है। पैदा होने के बाद से लेकर के, चाहे वो नहाए, चाहे पेस्ट करे, कपड़े पहने, हर चीज़ में हम टैक्स देते हैं सरकार को। बड़े होने के बाद, कमाने के बाद इनकम टैक्स देते हैं। आज हमारी गाड़ियाँ 2 साल से, 1 साल से ऊपर हो रहा है, लगभग 2 साल हो रहे हैं, घर पे खड़ी हुई हैं। 4 पहिया वाहन, जो उसका हम लोगों ने इंश्योरेंस कराया वो बेकार चला गया, लेकिन कराया, खड़े हुए गाड़ी पर कराना पड़ा, सरकार को जा रहा है। इस आपदा की भी स्थिति में अगर हमारा बैंक अकाउंट में लो बैलेंस हो रहा है तो लो बैलेंस चार्ज कट जा रहा है। और जब हमें एक बेड की, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है तो वो हमें नहीं मिल रहा। कष्ट होता है। इसमें केवल एक व्यक्ति दोषी नहीं है, इसमें पूरा सिस्टम दोषी है। हो सकता है आपदा है, बहुत बड़ी आपदा है, इसमें सब चीज़ें ना हो, लेकिन क्या
हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे वो जिनको हम लोगों ने वोट दिया, चाहे वो हारे और चाहे जीते, आज वो सड़क पर उतर करके हमारे आपके लिए खड़े नहीं। ये सही है कि हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। एक घर में भी आप घर का निर्माण कराते हैं तो 2-3 बाथरूम ही बनाते हैं, अगर 4-6 लोगों का परिवार है। अब अचानक ही सबको लूज मोशन होने लगेगा तो 2-3 बाथरूम कम पड़ जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो सिस्टम बनाना पड़ता है। दवा तो मिल जाती है, डॉक्टर तो मिल जाता है। ये सत्य है कि एक साथ इतना सब कुछ हो जाएगा किसी को नहीं पता था, लेकिन जब 500 में कोरोना पेशेंट थे, 500 कोरोना पॉजिटिव थे, तब हम लॉकडाउन लगा देते हैं, और जब स्थिति इतनी भयावह होती है तो लॉकडाउन नहीं होता है। ये सवाल, दोषी सिर्फ सरकार नहीं, दोषी पूरा सिस्टम है। दोषी हर वो एक प्रतिनिधि है जिसको हमने आपने चुन करके गद्दी तक भेजा है। इस आपदा में अगर वो प्रतिनिधि नहीं कार्य कर रहा, ऐसा नहीं कि सभी लोग काम नहीं कर रहे हैं, कुछ जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं, कुछ लोग आगे आ रहे हैं, वो साधुवाद के पात्र, लेकिन जो नहीं आ रहे हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, वो दोषी। और साथ साथ हम और आप भी दोषी हैं कि हम ऐसे सिस्टम में पल और बढ़ रहे हैं। 1.5 रुपये का मास्क अगर 20 रुपये का बिक रहा है तो कौन दोषी है? कीवी और नारियल, आज कीवी 50-60 रुपये की बिक रही है, मैंने खुद खरीदा और 5 रुपये कम करने के लिए बोला, नहीं हुआ। नारियल 100-120 का जा रहा। दवाइयाँ आसमान छू रही हैं, एम्बुलेंस प्राइवेट कहाँ से कहाँ रेट ले रहे हैं। तो दोषी और दुश्मन इंसान का इंसान हो गया है। लेकिन कष्ट उस परिवार को है कि आखिर उसकी क्या गलती थी। जिस परिवार का एक व्यक्ति चला गया, इस सिस्टम की भेंट चढ़ गया। स्थिति इतनी खराब कैसे हो गई, कहाँ पे चूक हुई और हम सोच नहीं पाए। दोषी हर वो लोग हैं जिन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर को डंप कर दिया, दवाइयों को डंप कर दिया, ट्रेनर जो महंगे कर दिए, डबल रेट पे कर दिए, पूरा सिस्टम ही चौपट कर दिया गया। एक बार विचार करिएगा कि जो व्यक्ति, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो सरकार के सारे नियमों का पालन करता रहा हो, जो सारे टैक्स अदा करता रहा हो, अगर इस तरह से सिस्टम के फेल होने से उसकी जान जाती है तो दोषी कौन है? अपनी बातों को विराम देता हूँ। जो मैंने शेर पढ़ा था उसमें यही था कि एहसान नहीं ज़िंदगी तेरा मुझ पर, मैंने हर सांस की यहाँ कीमत दी है, लेकिन यहाँ तो ज़िंदगी चली जाती है और सांस भी पूरी नहीं मिल पाती कीमत देने के बाद। ऐसे ऐसे वाक्य, वैसे ऐसी चीज़ें आ रही। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आज जो लोग अस्पतालों की डिमांड कर रहे हैं, जब बीमारियां बढ़ गई तो हम अस्पतालों की बात करने लगे, मौतें बढ़ जाएं तो हम शमशान घाट बढ़ाने की बात करें। हमें और जागरूक होना, हमें जनसंख्या नियंत्रण पे बात करनी होगी।
हमें वृक्षारोपण पे बात करनी होगी। हमें स्कूलों में नैतिक शिक्षा, होम साइंस, योगा, इन सब सब्जेक्ट को बढ़ावा देने पे बात करनी होगी। हेल्दी डाइट पे बात करनी होगी, फास्ट फूड को रुकवाना होगा। ये सब चीज़ें अगर कम होती हैं, हमने जनसंख्या नियंत्रण से लेकर के ये सब यहाँ तक की बात की, तो शायद ऐसी स्थिति दोबारा खड़ी ना हो। क्योंकि आज हवा बिक रही है, कल हो सकता है पानी बिकने की नौबत आ जाए, तब हम क्या करेंगे? तो ऐसा हम डिमांड आपदा में ऐसा नहीं हो सकता है। चीज़ें हम लोग हमेशा से, वैसे भी मेडिकल क्षेत्र में बहुत अच्छा नहीं रहा है। हाँ, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, लेकिन सिर्फ हॉस्पिटल बनने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ मंदिर बनने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ मस्जिद बनने से काम नहीं चलेगा। हर चीज़ का एक बैलेंस होना चाहिए, और बैलेंस तभी बनेगा जब जनसंख्या नियंत्रण होगी। बैलेंस तभी बनेगा जब वृक्षारोपण होगा। ये जितना भ्रष्टाचार है, जितने नक्शे पास कर दिए जाते हैं, पेड़ कटवाए जाते हैं, खदानें हो रही हैं, कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। अतः हम ईश्वर से दुआ करेंगे कि स्थितियां जल्दी से जल्दी नॉर्मल हों, जल्दी से जल्दी सामान्य हों, और हम लोग इन सब चीज़ों पर विचार करें कि आगे कहीं पानी बिक तो वैसे भी रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति ना आ जाए कि पानी की वजह से लोग मरने लगे। हम सरकार से मांग करें वृक्षारोपण के लिए, हम सरकार से मांग करें जनसंख्या नियंत्रण के लिए कुछ ऐसे कानून लाने पड़ेंगे कि अगर कभी भी ऐसी आपदाएं आएँ तो स्थितियां हमारे हाथ से न निकलने पाए। क्योंकि फिर मैं कह रहा हूं कि हर उस इंसान की कहीं गलती नहीं है जिसने सभी सरकारी नियमों का पालन किया, सारे टैक्सेस दे रहा हो, और अंत में जब उसे सुविधाओं की ज़रूरत पड़ी तो बिना सुविधाओं के वो मर जाते हैं। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। सुरक्षित रहें, घर पे रहें। अच्छा समय भी आएगा। समय की एक अपनी कला है कि बुरा हो या अच्छा बीतता ज़रूर है, ये भी समय बीतेगा और फिर से वैसी स्थितियाँ आएंगी। जय हिंद, जय भारत।